ओशो, जिनकी मृत्यु 19 जनवरी 1990 को रहस्यमयी तरीके से हुई थी, ने कहा था कि मृत्यु का जश्न मनाया जाना चाहिए, उसे डरना नहीं चाहिए। उनके कुछ अनुयायियों को संदेह है कि गुरु, जिन्हें भगवान श्री रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, को उनके विश्वास पात्रों ने जहर दिया था, जिनकी नजर उनके धन पर थी। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उनके विश्वास पात्रों ने उनके विशाल वैश्विक साम्राज्य की बागडोर संभाली, जो हजारों करोड़ रुपए में फैला हुआ है। यह एक वसीयत की वजह से संभव हुआ, जिसे अब ओशो के पुणे स्थित शिष्य योगेश ठक्कर ने कानूनी तौर पर चुनौती दी है। ठक्कर का दावा है कि वसीयत फर्जी है और विदेशी विश्वास पात्र भारतीय आध्यात्मिक खजाने की तस्करी और हेराफेरी कर रहे हैं। उनका यह भी दावा है कि ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन, जो एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, से 100 करोड़ रुपए से अधिक अवैध रूप से ओशो मल्टीमीडिया एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किए गए हैं, जो एक निजी कंपनी है। बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी याचिका में डॉ गोकुल गोकानी का हल्फनामा भी संलग्न है, जो ओशो के अंतिम सांस लेने के समय पुणे आश्रम के अंदर मौजूद थे। ओशो का मृत्यु प्रमाण पत्र लिखने वाले डॉ गोकानी को उनकी मृत्यु से पहले के अंतिम 4 घंटों में गड़बड़ी का संदेह है। तो 29 साल बाद ओशो की मृत्यु और उत्तराधिकार के बारे में 7 भयावह सवाल फिर से उभरे हैं। 19 जनवरी 1990 की दोपहर को डॉ गोकुल गोकानी पुणे में अपने घर पर आराम कर रहे थे। उन्होंने अपने हल्फनामे में लिखा है कि उन्हें अपने आपातकालीन किट और लेटरहेड के साथ तुरंत ओशो आश्रम पहुंचने के लिए कहा गया था। जब उन्होंने पूछा कि क्या कोई गंभीर रूप से बीमार है या मर गया है, तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। मैं आश्रम की ओर भागा। 5 मिनट बाद अमृतो जॉन एंड्रयू आया, मुझे गले लगाया और कहा, ओशो शरीर छोड़ रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, यह उसे विदा करने का तरीका नहीं है। उसने मुझे हिम्मत जुटाने और आश्रम में अपने कर्तव्यों को जारी रखने के लिए कहा, जो मैंने किया। अगर ओशो मर रहे थे तो अमृतो ने डॉ गोकानी से उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? आश्रम में कई डॉक्टर थे, उनसे सलाह क्यों नहीं ली गई? ओशो को अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? डॉक्टर गोकानी ने अलार्म क्यों नहीं बजाया? इन सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले। क्या ओशो की मृत्यु शाम 5 बजे हुई? डॉक्टर गोकानी ने अपने हल्फनामे में लिखा है कि उन्हें शाम 5 बजे ओशो के कमरे में जाने के लिए कहा गया था। अमृतो और जयेश माइकल ओब्रायन ओशो के शरीर के पास कमरे में थे। अमृतो ने कहा, उन्होंने अभी अभी अपना शरीर छोड़ा है और आपको उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लिखना है। मैंने उनका पासपोर्ट मांगा ताकि उनके शरीर पर उनके सही नाम और जन्म के निशानों की जांच कर सकूं। उनका शरीर अभी भी गर्म और मुलायम था, इसलिए उन्होंने 1 घंटे से पहले शरीर नहीं छोड़ा होगा। डॉक्टर गोकानी को आश्चर्य है कि अमृतो और जयेश ओशो के मरने का इंतजार क्यों कर रहे थे। आश्रम में पहले से ही इतने सारे डॉक्टर होने के बावजूद डॉ गोकानी को मृत्यु प्रमाण पत्र लिखने के लिए क्यों बुलाया गया? मृत्यु का वास्तविक कारण क्या था? उनके मुंह से थोड़ा सा खाना या उल्टी निकली थी और यह उनकी आस्तीन में से एक पर थी। ओशो के लिए खाना या उल्टी करना बहुत स्वाभाविक नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा हैरान था। डॉ गोकानी कहते हैं कि उन्होंने ओशो को अंतिम सांस लेते नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अमृतो और जयेश से पूछा कि मृत्यु का कारण क्या था। उन्होंने पोस्टमार्टम से बचने के लिए दिल से संबंधित कारण लिखने को कहा। अगर डॉक्टर गोकानी की माने तो ओशो की मौत का असली कारण अभी भी अज्ञात है। अगर ओशो ने मरने से पहले उल्टी की थी, तो इसका कारण क्या था? डॉक्टर गोकानी ने इस बारे में क्यों नहीं पूछा? दाह संस्कार की इतनी जल्दी क्यों? अमृतो और जयेश ने 21 सदस्यों वाले इनर सर्कल को बताया कि ओशो चाहते थे कि उनके शरीर का दाह संस्कार तुरंत किया जाए। दोनों ने सभी से दूर से ही दर्शन करने को कहा। इनर सर्कल के सदस्यों से ओशो की मृत्यु के बारे में बात करने से सख्ती से बचने को कहा गया। एक छोटी सार्वजनिक घोषणा के बाद 1 घंटे के भीतर ओशो का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके शरीर के दाह संस्कार की इतनी जल्दी क्यों की गई? इस बारे में सवाल उठते रहे हैं और आज भी उठ रहे हैं। ओशो की मां को अंधेरे में क्यों रखा गया? ओशो की सचिव
नीलम से उनकी मां को सूचित करने के लिए कहा गया। ओशो की मां आश्रम में थी। जब मैंने उन्हें बताया कि ओशो ने शरीर छोड़ दिया है, तो उन्होंने कहा, नीलम, उन्होंने उन्हें मार दिया है। मैंने उनसे कहा कि किसी पर आरोप लगाने का यह उचित समय नहीं है। जब ओशो दोपहर 1 बजे मर रहे थे, तो उनकी मां को क्यों नहीं बताया गया? उसने सीधे तौर पर उन पर हत्या का आरोप क्यों लगाया? वसीयत को गुप्त क्यों रखा गया? योगेश ठक्कर ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि 1989 की वसीयत आश्रम में किसी को भी नहीं पता थी। इसे अमेरिका में 1913 के कोर्ट केस में पेश नहीं किया गया। उनका दावा है कि यह 1913 के बाद अचानक यूरोपीय कोर्ट केस में सामने आई। ठक्कर का आरोप है कि वसीयत ओशो की मृत्यु के बाद और तभी तैयार की गई थी जब बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में सवाल उठाए गए थे। वसीयत में ओशो से जुड़ी हर चीज ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के ट्रस्टी जयेश को दी गई है। केवल पुणे में संपत्ति 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मुझे भारत के बाहर संपत्ति के विवरण की जानकारी नहीं है। बौद्धिक संपदा अधिकार उन्हें हर साल 100 करोड़ रुपए से अधिक देते हैं। जब मैंने उनसे वसीयत के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे पुणे आश्रम में प्रवेश करने से रोक दिया। उन्होंने यूरोप में 20 कंपनियां स्थापित की हैं और अब तक 800 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं। क्या ओशो के हस्ताक्षरों की फोटोकॉपी की गई थी? ठक्कर ने नई दिल्ली, जर्मनी और इटली में दस्तावेज विशेषज्ञों को नकली वसीयत भेजी, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वसीयत पर ओशो के हस्ताक्षर की फोटोकॉपी की गई है। ठक्कर ने उन्हें वह किताब दिखाई जिससे कथित तौर पर हस्ताक्षर की नकल की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक ही व्यक्ति के 2 हस्ताक्षर कभी भी बिल्कुल मेल नहीं खाते। फिर भी वसीयत पर किया गया हस्ताक्षर किताब से बिल्कुल मेल खाता है। ओशो की पूर्व विश्वासपात्र और विवादास्पद शिष्या आनंद शीला पटेल ने अपनी किताब डोंट किल हिम में ओशो की संदिग्ध मौत के बारे में कई और सवाल उठाए हैं। उन्होंने 1984 के रजनीशपुरम जैव आतंकवादी हमले में दोषी होने की दलील दी थी और उन्हें अमेरिका में संघीय जेल में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। अदालत मूल वसीयत चाहती है बॉम्बे। हाईकोर्ट ने अब पुणे पुलिस से ओशो की मूल वसीयत का पता लगाने और उसे भारत वापस लाने के लिए कहा है। पीठ ने योगेश ठक्कर को मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच करने के लिए याचिका में पक्षकार के रूप में आरबीआई और ईडी में शामिल होने की अनुमति भी दी। हमने कहानी का दूसरा पक्ष जानने की कोशिश की। हमने पुणे के मुख्य आश्रम की पदाधिकारी मां साधना से वसीयत के बारे में पूछा। ये पूरी तरह से गलत है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती क्योंकि मामला अदालत में है। जब ओशो की संदिग्ध मौत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, कोई भी कुछ भी कह सकता है। इसका सबूत क्या है? क्विंट ने मुकेश सारदा से भी संपर्क करने की कोशिश की, जो ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के प्रशासकों में से एक है और अमृतो और जयेश के करीबी हैं। उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। इस तेजतर्रार रहस्यवादी गुरु की मौत उनके जीवन जितनी ही रहस्यमयी है। ओशो के समुदाय में मृत्यु और अंतिम संस्कार का जश्न मनाया जाता है, लेकिन उनके कुछ शिष्य अभी भी उनके अचानक संदिग्ध निधन पर शोक मना रहे हैं।